गाथा उस महान योद्धा की जिसने 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन इसी 32 साल की उम्र में इतिहास में कुछ ऐसे पृष्ठ छोड़ गया जिसे आज भी दुनिया स्तब्ध है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हिंदुस्तान में सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। मैसिडोनिया का रहने वाला सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया का ग्रीक प्रशासक था। वह इतिहास के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। वह अपनी मृत्यु तक उस जमीन को जीत चुका था जिनकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को उपलब्ध थी। यह कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुए थे उस दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। यह किसने व क्यों किया था, इस बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। सिकंदर अरस्तु जैसे महान फिलोसोफर से शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य लौटता है। उसी समय उसके पिता फिलिप ने बाइजेंटियम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बनाया गया। सिकंदर की उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी पर संकट तब आता है जब उसके पिता फिलिप ने अपने सेनापति अटलूस की भतीजी क्लियोपेट्रा इरिडिस से विवाह किया, क्योंकि क्लियोपेट्रा इरिडिस से उत्पन्न संतान पूरी तरह मकदूनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मकदूनियन था। अपने उत्तराधिकारी संघर्ष में सिकंदर हर बाधा को पार करता हुआ आखिरकार मैसिडोनिया के तख्त तक पहुंच जाता है। सिंहासन संभालते ही सिकंदर अपने प्रतिद्वंदियों का खात्मा करने लग जाता है, जिसकी शुरुआत उसने अपने ससेरे भाई की हत्या करवा के की। जिस दौर में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था, उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर पोरस नाम की नई ताकत जन्म ले रही थी। सिकंदर की फैलती सल्तनत फारस की सीमा को छू रही थी। फारस की सल्तनत उस दौर की वो सल्तनत थी जिसे सिकंदर के बाद दूसरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दावेदार ठहराई जाती थी। इस सल्तनत को ख़त्म किए बगैर सिकंदर की विश्व विजयी यात्रा अधूरी रह जाती। फारस साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए सिकंदर ने कई जंगें लड़ी। सिकंदर की अद्भुत रणनीति व कूटनीति ने फारस साम्राज्य को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। फारस साम्राज्य जिसने 200 सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर राज किया, यह साम्राज्य इतिहास के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। फारस की सीमा भारत से लेकर मिस्र व उत्तरी यूनान तक फैली थी। इस सल्तनत का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इस विजय का श्रेय अक्सर उसके पिता को भी जाता है, जिन्होंने पीछे एक बड़ी अनुशासित फौज छोड़ रखी थी, जिसका नेतृत्व वफादार व कुशल सेनापतियों के हाथों में था। महान सिकंदर की रणनीतियों में सबसे लाजवाब रणनीति एक खतरनाक व चालाक दुश्मन को उसी की सरजमीन पर नष्ट नाबूद करना थी। 337 ईसा पूर्व में सिकंदर की फौज फारस सल्तनत में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की फौज को उस वक्त की सबसे बड़ी व प्रशिक्षित फौज से टकराना था, लेकिन कैसे भूला जा सकता है उस फौज की बागडोर उस वक्त अपराजय योद्धा कहे जाने वाले महान रणनीतिज्ञ व कुशल सेनापति महान सिकंदर के हाथों में थी। सिकंदर की कुशल रणनीति व अनोखे नेतृत्व ने आखिरकार फारस को फतेह कर लिया। सिकंदर की तमाम विजयों व उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें देवता समझने लगे थे। सिकंदर एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों, ईरान व मिस्र पर अधिकार कर चुका था। पूरे विश्व फतेह का सपना लिए सिकंदर की निगाह अब हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हिंदुस्तान छोटे छोटे गणराज्यों में बटा भूभाग था। गणराज्यों के राजा अपने ही राज्यों के विस्तार के लिए आपस में लड़ रहे थे, जिस कारण हिंदुस्तान पर आक्रमण करना सिकंदर के लिए फायदेमंद था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत की सरजमीन पर हमला बोला था। सिकंदर ने अपनी कूटनीति के माध्यम से तक्षशिला के राजा अंबी को अपनी तरफ मिला दिया था। उस समय अंबी पोरस से द्वेष करता था, इसकी वजह से उसने सिकंदर का साथ दिया। तक्षशिला पर जीत के बाद महत्वाकांक्षी सिकंदर पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चाहता था। सिकंदर की लंबी युद्ध यात्रा की वजह से उसकी फौज का साहस डगमगाता नजर आ रहा था। उस समय हिंदुस्तान में मगध जैसा महान साम्राज्य भी था, लेकिन सिकंदर को धनानंद से टकराने से पहले पोरस जैसे महान योद्धा से भी टक्कर लेनी थी।
अंततः सिकंदर और पोरस के मध्य एक ऐतिहासिक जंग लड़ी गई जिसे हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर को ये एहसास हो चुका था कि वह अपना विजय अभियान हिंदुस्तान में जारी नहीं रख सकता। सिकंदर के जीवन काल में प्रबल टक्कर महाराजा पोरस द्वारा मिली थी। इस युद्ध के बाद सिकंदर की फौज आगे जाने से इनकार कर दिया था। सिकंदर अपनी फौज के साथ वापस मैसिडोनिया लौटने लगा और रास्ते में ही एक रहस्यमयी बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है।